टाइप्स। इसके बाद आते हैं वेरिएबल्स। अब वेरिएबल क्या होता है? किसी भी डाटा को हम एक वेरिएबल में ही स्टोर करते हैं और वेरिएबल को यूज करके हम उस डाटा को रिफर करते हैं। वेरिएबल को हमें यहाँ पे डिक्लेयर करना पड़ता है और इनिशियलाइज करना पड़ता है। डिक्लेयर करने का मतलब ये है कि मैंने जावा को बता दिया कि ये एक वेरिएबल है और ये इस टाइप का है, और इनिशियलाइज करने का मतलब ये है कि मैंने एक्चुअल में उस वेरिएबल के अंदर किसी वैल्यू को स्टोर कर दिया। एक वेरिएबल की 3 प्रॉपर्टीज होती हैं, एक उसका टाइप, एक उसका नाम और एक उसकी वैल्यू। जब हम वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं तो हम इस टाइप का सिंटैक्स यूज करते हैं। यहाँ पे सबसे पहले मैंने टाइप को यूज करा हुआ है, टाइप के बाद मैंने स्पेस छोड़ रखी है, उसके बाद वेरिएबल का नाम, उसके बाद इक्वल टू साइन और उसके बाद उसकी कुछ वैल्यू। अब यहाँ पे 3 इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वेरिएबल को लेके। सबसे पहले हम यहाँ पे वेरिएबल का नाम कुछ भी रख सकते हैं, हमारी मर्जी है। वेरिएबल के नाम में मैं स्मॉल केस लेटर्स, कैपिटल लेटर्स और नंबर्स को यूज कर सकता हूँ। यहाँ पे जितने भी आपको नाम दिख रहे हैं ये सारे के सारे वैलिड है, और यहाँ पे इस तरफ जो आपको नाम दिख रहे हैं ये सारे के सारे इनवैलिड है। इनवैलिड इसलिए है क्योंकि इसके अंदर इनवैलिड कैरेक्टर्स हैं। स्पेस को मैं वेरिएबल के नाम में नहीं डाल सकता, स्लैश, हाइफन वगैरह वगैरह, ये जो भी इनवैलिड कैरेक्टर्स हैं उसको मैं वेरिएबल के नाम में नहीं डाल सकता। वेरिएबल को लेके जो सेकंड इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। अब इसका मतलब क्या हुआ? स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज होने का मतलब ये होता है कि जावा के अंदर जो भी वेरिएबल्स को हम डिक्लेयर करते हैं सारे के सारे वेरिएबल्स का एक टाइप होता है, और उस वेरिएबल के अंदर हम उसी टाइप की वैल्यूज को स्टोर कर सकते हैं जो उसका टाइप है। अगर मैं यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करता हूँ तो मैं उसके अंदर सिर्फ इंटीजर वैल्यू को ही स्टोर कर सकता हूँ, नंबर 1। और एक बार हम जब वेरिएबल को डिक्लेयर कर देते हैं और उसके अंदर किसी भी वैल्यू को स्टोर कर देते हैं, उसके बाद जावा ये सारी चीज़ों को चेक करता है। जब भी हम अपने प्रोग्राम को कंपाइल करते हैं, कंपाइल करने के टाइम पे जावा ये मेक श्योर करता है कि जो भी मैंने वेरिएबल्स डिक्लेयर करे हैं वो बिल्कुल सही करे हैं, उसके अंदर मैंने किसी इनवैलिड वैल्यू को तो स्टोर नहीं कर रखा। अगर मैं एक इंटीजर के अंदर डेसिमल नंबर को स्टोर कर देता हूँ जैसे कि 10.3, तो वहाँ पे जावा एरर थ्रो कर देगा, बोलेगा कि यार ये तो मेरे बस का है नहीं, क्योंकि आपने यहाँ पे इंटीजर वेरिएबल को डिक्लेयर करा है बट आप उसके अंदर डेसिमल नंबर को स्टोर करना चाह रहे हो। नहीं, ऐसा नहीं हो सकता। जावा एक स्ट्रांगली टाइप्ड लैंग्वेज है। फिर वेरिएबल को लेके एक तीसरा इंपॉर्टेंट पॉइंट है। यहाँ पे मैंने एक वेरिएबल को डिक्लेयर कर रखा है, इंटीजर a = 10। अब यहाँ पे ये जो वेरिएबल है ये इंटीजर टाइप का है, इसका नाम जो है वो a है और इसके अंदर जो वैल्यू है वो 10 है। जब मैं किसी वेरिएबल को अपने प्रोग्राम में यूज करता हूँ उससे पहले मुझे वेरिएबल को डिक्लेयर करना पड़ेगा और वेरिएबल को इनिशियलाइज करना पड़ेगा। जब तक मैं वेरिएबल को डिक्लेयर नहीं करता, इनिशियलाइज नहीं करता, तब तक मैं उस वेरिएबल को यूज नहीं कर सकता। ये सब करने के बाद ही मैं वेरिएबल को यूज कर सकता हूँ। जावा इसको भी चेक करता है कंपाइल करने के टाइम पे प्रोग्राम। अगर आपने ऐसा कुछ कोड लिख रखा है जिसमें आप वेरिएबल को पहले यूज कर रहे हो और बाद में उसको डिक्लेयर कर रहे हो, तो जावा वहाँ पे एरर थ्रो कर देगा। तो यहाँ पे जो लाइन लिखी हुई है इंटीजर a = 10, इस लाइन के अंदर एक्चुअल में 2 काम हो रहे हैं। एक तो मैं वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहा हूँ और उसके अंदर वैल्यू भी असाइन कर रहा हूँ, मतलब कि उसको मैं इनिशियलाइज भी कर रहा हूँ। जरूरी नहीं है कि ये दोनों काम को मैं एक लाइन के अंदर करूँ, मैं इसको ब्रेक भी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मुझे इसको ब्रेक करना है तो मैं इसको सबसे पहले इंटीजर a लिख दूंगा, मतलब कि मैंने यहाँ पे वेरिएबल को डिक्लेयर कर दिया, और फिर आगे प्रोग्राम में कहीं जाके a = 10 कर दूंगा, मतलब कि पहले मैंने डिक्लेयर करा और बाद में उसको मैंने कहीं नीचे जाके इनिशियलाइज करा। ये भी वैलिड है, इनवैलिड नहीं है, लेकिन यूज करने से पहले आपको ये दोनों काम करने पड़ेंगे। हमें कभी कभी ऐसे पहले डिक्लेयर करना और बाद में इनिशियलाइज करने की जरूरत पड़ जाती है। जब हम कॉम्प्लेक्स प्रोग्राम्स लिखते हैं तो वहाँ पे हमें वेरिएबल की वैल्यू को कहीं से लाना होता है। मतलब कि यहाँ पे तो मैंने वैल्यू को 10 डाल रखा है, बट हो सकता है कि ये वैल्यू को मुझे कहीं डाटाबेस से उठा के लाना हो या कहीं और से लेके आना हो। तो उस केस में हम क्या करते हैं, पहले वेरिएबल्स को डिक्लेयर कर देते हैं, फिर उसके बाद उसके अंदर वैल्यू असाइन करते हैं। इस प्रोसेस को बोलते हैं डायनामिक इनिशियलाइजेशन। डायनामिक इनिशियलाइजेशन को अगर आपको समझना है तो इसका मैं बहुत ही आपको सिंपल एग्जांपल देता हूँ।
आप ये मान लो कि आपको दो नंबर्स को ऐड करना है, तो आपके पास यहाँ पे इंटीजर a इक्वल टू 10 है, इंटीजर b इक्वल टू 20 है। आपने यहाँ पे क्या किया, आपने यहाँ पे वेरिएबल को इनिशियलाइज भी कर दिया, डिक्लेयर भी कर दिया, आपके पास दो वेरिएबल्स आ गए। अब आपको इन दोनों वेरिएबल्स को ऐड करके किसी थर्ड वेरिएबल में आपको असाइन करना है, तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, इंटीजर c इक्वल टू a प्लस b। अब यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे मैंने एक इंटीजर c को डिक्लेयर करा, मतलब कि c एक वेरिएबल है मेरा, और उसकी वैल्यू क्या होगी, उसकी वैल्यू होगी a प्लस b का सम। तो ये है आपका डायनेमिक इनिशियलाइजेशन। अब यहाँ पे ये जो a प्लस b है, पहले a प्लस b एडिशन होगा, उसके बाद वो जो वैल्यू निकल के आएगी उसको c में असाइन किया जाएगा। अब यहाँ पे मैंने a प्लस b करा है, इसको मैं रिप्लेस करके यहाँ पे कुछ भी कर सकता हूँ। जैसे कि अगर मैंने डाटाबेस में डाटा को सेव कर रखा है, तो मैं डाटाबेस से डाटा को लाके यहाँ पे c में असाइन कर सकता हूँ। अब हम क्या करते हैं, अब हम प्रिमिटिव डाटा टाइप्स को उठाते हैं और उनको थोड़ा डिटेल में समझते हैं। प्रिमिटिव डाटा टाइप्स के अंदर हमारे पास यहाँ पे 4 कैटेगरीज हैं। सबसे पहले हम इंटीजर डाटा टाइप्स के बारे में बात कर लेते हैं। जावा के अंदर जो इंटीजर डाटा टाइप्स होते हैं वो साइंड और अनसाइंड दोनों सेम है। इसका मतलब ये हुआ कि आप किसी भी डाटा टाइप में पॉजिटिव और नेगेटिव वैल्यूज दोनों को स्टोर कर सकते हो। इंटीजर डाटा टाइप्स को अलग से 4 कैटेगरीज में डिवाइड कर रखा है। सबसे पहले आते हैं यहाँ पे बाइट। बाइट मतलब कि ये एक ऐसा डाटा टाइप होता है जिसके अंदर आप -128 से लेके +127 यानी कि इतनी रेंज की वैल्यूज को आप बाइट में स्टोर कर सकते हो। अगर आपकी रेंज इससे बाहर है तो आप उसको बाइट में स्टोर नहीं कर सकते। बाइट की जो कंप्यूटर में जाके साइज बनती है फिजिकल मेमोरी, वो होती है 8 बिट्स। यहाँ पे बाइट में जो नेगेटिव नंबर की रेंज है वो -128 है और जो पॉजिटिव की रेंज है वो 127 है। तो नेगेटिव में एक नंबर ज़्यादा क्यों है, ये इसलिए है क्योंकि जो जीरो होता है, जीरो को भी हम एक तरीके से पॉजिटिव नंबर की तरह ट्रीट करते हैं। तो 0 से 127 मतलब कि आपके पास 128 पॉजिटिव नंबर होते हैं और 128 नेगेटिव नंबर होते हैं। अब यहाँ पे एक पॉइंट बहुत ही इंपॉर्टेंट है जो बाकी सारे इंटीजर डाटा टाइप्स पे भी अप्लाई होता है कि जो 8 बिट्स हैं, 8 बिट्स को तो यूज करके मैं 256 नंबर्स को स्टोर कर सकता हूँ, पर यहाँ पे मैक्सिमम नंबर तो 128 ही है। तो बाकी 8th बिट कहाँ गया, 2 to the power 7 इज 128।